हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 26 जनवरी 2023। आज है 26 जनवरी और है रिपब्लिक डे। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा ये है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक कहा है, क्या कहा है, मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस इसेंस ऑफ इंडिया, यानी कि काफ़ी सारे जो धर्म पंथ के लोग हमारे देश में रहते हैं और काफ़ी सारी जो भाषाएं हमारे देश में है, यही विभिन्नता एकता लाती है हमारे देश में। यही विभिन्नता हमारे देश का एक इसेंस है, यानी कि बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे देश का। ये बातें हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा कही गई है। ये ईव ऑफ रिपब्लिक डे के टाइम पे कही गई, यानी कि एक दिन पहले। इतना ही नहीं, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने 74th रिपब्लिक डे के ईव में अपनी जो स्पीच दे रहे थे उस टाइम पे इन्होंने ये बातें कही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम किया गया था, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि हमारा देश से एक पुअर कंट्री से लेके एक रिच कंट्री तक कैसे डेवलप हुआ और ये आगे बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था। सो ये सारी बातें ईव ऑफ रिपब्लिक डे के टाइम पे कही गई थी हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा। हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा पूरे भारत में अप्लाई किया गया था। आज के दिन ही, आज से 73 साल पहले 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में अप्लाई किया गया था। तो आज हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अपना। चलिए, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ था, ये 3 मीटिंग्स हुए थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में जो मीटिंग हुआ था, इसके हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि फ्रेंच मॉडल के थ्रू रिक्रूट किए गए थे। यानी कि जो सबसे बड़े हैं, फ्रेंच मॉडल क्या होता है, जो सबसे बड़े हैं उम्र के बेसिस पे उसको इस कमेटी का हेड यानी कि प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। लेकिन अगले ही मीटिंग में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को परफॉर्म किया गया था, इस मीटिंग को किया गया था। इस मीटिंग में जो हेड बने थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। फ्रेंच मॉडल को यहाँ पे ख़त्म किया जाता सेकेंड मीटिंग में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसमें आपको याद रखने हैं 2 नाम, एक वाइस चेयरमैन का और एक लीगल एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर का। ये कौन थे? वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिसे आप लोग लीगल एडवाइजर भी बोल सकते हो, ये थे बी.एन. राव जी। सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद थर्ड मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे पेश कर दिए, जो कि आगे जाके बना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि 13 दिसंबर 1940 में हुआ था, इसे पारित किया गया। यानी कि रिजोल्यूशन जो है ये पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। हमारी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनाने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। टोटल 13 कमेटीज़ बनाई गई थी, लगभग नहीं, एग्जैक्ट ही 13 कमेटीज़ हैं। और आपको ये 13 के 13 नाम याद ही रखने हैं। पहला कमेटी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो है कितने होते हैं? 7। और ये पूछी गई क्वेश्चन है, CGL 2021 का पेपर आप उठा के देखो, वहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 7 मेंबर है, जिसका हेड कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इसके अलावा 6 मेंबर भी इसके थे। नेक्स्ट कमेटी आपको याद रखना है, नेक्स्ट कमेटी कौन थे, मैं यहाँ डिलीट करके फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकेंड आप याद रख लो, ड्राफ्टिंग कमेटी पहला बोल दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बस बोल दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचा चले जाएगा, इसलिए मैं बोल के ही करूँगा। बस आपकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी पहला, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति, इसके जो हेड थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि जो प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देन एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज कमेटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कि प्रक्रिया के नियम के जो समिति होंगे, ये कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये 7वें नंबर पे हो गया। उसके बाद स्टेट कमेटी यानी कि राज्य समिति, ये कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्टेट कमेटी के बाद नेशनल फ्लैग कमेटी, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा समिति थे, इनके हेड कौन थे? ये हेड 2 बनाए गए थे, एक टेम्पोररी एक परमानेंट। यानी कि टेम्पोररी जो हेड थे ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन परमानेंट जो बनाया गया ये JB कृपलानी जी को बनाया गया, परमानेंट हेड ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। इसके बाद कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंक्शन के लिए जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? GV मावलंकर जी, GV मावलंकर जी, यही आगे चल के बनते हैं फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, GV मावलंकर जी। ऐसे याद रखो ना इसको, फंक्शन करना क्या चीज़ का? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था हमारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको फंक्शन कराने का काम GV मावलंकर जी का, लोकसभा को फंक्शन कराने का काम GV मावलंकर जी का, है ना? इस तरीके से याद रखना है। देन हाउस कमेटी, यानी कि जो हाउस कमेटी था, हाउस कमेटी जिसे हम लोग हिंदी में सदन समिति भी कहते हैं, ये पट्टाभी सीतारामैया जी थे। पट्टाभी सीतारामैया को आप ऐसे याद रख सकते हो, 1939 में जब त्रिपुरी सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे कौन? ये पहला सेशन था जहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, यानी कि इसके जो हेड बनाए गए थे कांग्रेस के वो इलेक्शन के थ्रू हुए थे। और इस इलेक्शन में 2 लोग थे, कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतारामैया जी। सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया जी हार जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए, हार गए। और यहाँ पे क्या बने थे? ये हाउस कमेटी यानी कि समिति, सदन समिति। पट्टाभी सीतारामैया हो गया सदन समिति। ये हाउस जो कमेटी है ना, ये CGL 2021 का पेपर उठा के देखो, यहाँ भी पूछा गया है। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी जिसके हेड थे GV मावलंकर जी, ये भी CGL 2021 के पेपर में पूछा गया है। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट लैंग्वेज कमेटी यानी कि भाषा समिति, इसके जो हेड थे ये कौन थे? मोटूरी सत्यनारायण। देन नेक्स्ट वन जो कि लास्ट है हमारा 13वें नंबर पे, ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी KM मुंशी। ऐसे याद रखिए, मुंशी जी क्या करते हैं भैया? ट्रेड पे ध्यान देते हैं मुंशी जी, है ना? ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी कौन? KM मुंशी। आगे की बात करें तो ये संविधान बनने में हमारा टोटल 2 साल 11 महीने और कितने दिन? 18 दिन लग गए थे। यानी कि पहला मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। यहाँ से 2 साल 11 महीने और 18 दिन जब आप जोड़ोगे तो ये होता है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनकर तैयार हो गया था। और इसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 कोई हमारे पूरे देश में लागू कर दिए गए थे सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कुछ आर्टिकल्स 1949 में ही यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। आपको ये सारी चीज़ें याद रखने हैं। और मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये पूछा गया क्वेश्चन है क्या? फीमेल मेंबर्स हैं ये कितने थे? नंबर पूछा गया है। 15 फीमेल थे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे संविधान सभा के, इसमें फीमेल मेंबर 15 थे। और भी कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं इससे रिलेटेड मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का, ये अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को ही। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम ये नहीं किए थे कि जो एक ही देश का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कंट्री में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं किए थे। दुनिया के हर वो देश जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ खासियत थी उसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं अलग अलग देशों से हम लोगों ने क्या क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। सबसे पहले मैं बात करूं, यानी कि मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूं, फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो विदेशी स्रोत हैं हमारे संविधान के, उसके बारे में। सबसे पहला स्रोत जो कि हमारे देश पे रूल क्या करता था वो ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज, ब्रिटेन UK। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या सोर्सेस लिए हैं, ये सिटीजनशिप का सोर्स कहाँ से है? ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म जिसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं ये भी ब्रिटेन से ही लिए हुए हैं हम। ब्रिटेन में क्या होता है प्रेसिडेंट की जगह पे? वो किंग या क्वीन जो भी बोलो आप। और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस जिसे हम लोग कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारा ये ब्रिटेन से लिया गया, सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटेन से लिया गया, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया, जुडिशियल रिट्स यानी कि जुडिशियल रिट्स वो जो कोर्ट में याचिका वगैरह दायर करते हैं फिर उस पर सुनवाई होती है, ये भी हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद बात करते हैं USA से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। USA से आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल है ना पहला, हम भारत के लोग, वो कहाँ से लिए हैं? USA से। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके आइडिया, वो भी कहाँ से लिया गया? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रेसिडेंट का पोस्ट USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया या फिर जजेस को हटाने की प्रक्रिया जो है ये भी हम लोग USA से लिए हैं। आप देखो ना प्रेसिडेंट की जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर जुडिशियल रिव्यू जैसे आप देख रहे हो ना अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जुडिशियल रिव्यू हुआ था
और इस रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिवील कर दिया एनजैक को। ये जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है। एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है यूएसए से। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी का जो सुप्रीमेसी है ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। देन आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड आपको यूके के बगल में देखने को मिलेगा। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से हम लोगों ने पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिए हुए हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ये लिए हुए हैं, जो कि आपको आर्टिकल 55 में देखने को मिलेगा। अपने संविधान के इलेक्शन किस तरीके से प्रेसिडेंट के होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। देन नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा में जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। देन कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? कनाडा से यूनिटरी पावर जो यानी कि संघात्मक शक्ति, ये जो है हम लोगों ने कनाडा से लिया। दूसरा पोस्ट ऑफ गवर्नर्स जितने भी राज्य के होते हैं ना, ये इसकी पोस्ट यानी कि हर एक राज्यों में गवर्नर्स होना ही होना चाहिए। ये कौन से देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है? ये कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है। देन फ्रांस से आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक स्टेट, एक गणतांत्रिक राज्य का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। देन आपको मिलेगा रसिया, रूस में एक पूछा गया है क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं अभी। ये जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कहाँ से लिया है? रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑप्शन में यूएसएसआर था, ये कोई किस एग्जाम में आया था? ये CHSL के एग्जाम में आया था। यूएसएसआर 5 ईयर प्लान हो गया आपका। फिर नीति आयोग, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रसिया से लिया है। और उसके बाद आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो जस्टिस है, आर्थिक जो जस्टिस है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने रसिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे आर्टिकल 37 to 51, ये 36 to 51, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया हुआ है। देन बात करते हैं जर्मनी से बहुत इंपॉर्टेंट सी, वो क्या है? इमरजेंसी जो लगाया जाता है ना हमारे देश में, कब लगा था? 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने लगाए थे इमरजेंसी, वहाँ से याद रखो। ये कहाँ से लिए हुए थे? जर्मनी से हम लोगों ने लिया हुआ है इमरजेंसी का प्रोविजन। साउथ अफ्रीका से बात करें तो आर्टिकल 368 क्या होता है इसमें? बताओ भैया। आर्टिकल 368 में आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जो कि हम लोग करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। देन जापान की बात करें तो जापान से हम लोगों ने क्या लिया है? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया है विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा स्थापित है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जापान से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है? लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यानी कि संघ और राज्य के बीच में किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। आपको देखने को मिलेगा ना, लिस्ट होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ज़्यादा पावरफुल अगर मामले में देखें तो यूनियन होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। ये चीज़ें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। रूल्स ऑफ ट्रेड के क्या क्या रूल्स होने चाहिए? ऐसे अभी आप लोगों ने ट्रेड पे भी कुछ डील साइन की हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ और कनाडा के साथ। हाल ही में मैंने ये न्यूज़ भी डिस्कस किया था। जो रूल्स ऑफ ट्रेड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको ये याद रखना है। देन ज्वाइंट सेशन जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। 108 आर्टिकल 108 अगर आप देखो तो वहाँ पे ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जब चाहे ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। ये जो ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट है ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है? ये लिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कंकरेंट लिस्ट, अभी मैंने बताया ना, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन, स्टेट और यूनियन दोनों इसमें अपने अपनी तरफ से भागीदारी लेते हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो दोनों में आते हैं, सेंटर बेस पे काम कर सकती है और स्टेट भी काम कर सकती है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें, जो कि आज 26 जनवरी 1950 के दिन ये सारी चीज़ें लागू हुई थी हमारे देश में। और आज हम लोग 74वां ये याद रखना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, 74th रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा एक चीज़ और, इस बार की रिपब्लिक डे में कौन आए हैं हमारे देश में? हर एक साल हम लोग किसी न किसी देश के पीएम या फिर प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है, जिनका नाम क्या है बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिनको हम लोगों ने इन्वाइट किया है इस साल हमारे रिपब्लिक डे में? काफ़ी सारे डील्स वगैरह साइन किए जाएंगे इजिप्ट और इंडिया के बीच में। जो प्रसार भारती है, एक आर्टिकल भी आ जाया हुआ, प्रसार भारती जो अपना ब्रॉडकास्ट है ये इजिप्ट के साथ शेयर करेंगे और इजिप्ट की जो मीडिया है वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे जो भी चीज़ें हैं अपने। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल आपको जब एडिटोरियल वाले पेज आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्या है? इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप। हुआ क्या है न्यूज़ मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। BBC इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने डॉक्यूमेंट की है, डॉक्यूमेंट्री है इसकी एक। ये डॉक्यूमेंट्री पे सेंसरशिप लगा दिया गया है इंडिया के द्वारा, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और इसी के विरुद्ध काफ़ी सारे विरोध हमारे देश में किए जा रहे हैं। और इस विरोध के चलते जो यानी कि इसकी जो सेंसरशिप लगाया गया है, मोदी जी की लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने डॉक्यूमेंट की है, उसको इंडिया में पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इस पर जो सेंसर लगाया गया है इसके खिलाफ विरोध की जा रही है हमारे देश में। उसी को लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, कैसे सेंसरशिप लगा दिया गया ये बात की जा रही है। जो हमारे अपर गुप्ता जी है, ये राइटर का नाम है, इन्होंने बात की है किस तरीके से हमारे देश में ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है। ये बेसिकली बता रहे हैं जो आईटी रूल्स है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, इसको हम लोगों ने अमेंड करके, यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स आ गई है चीज़ों को हैंडल करने की, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है जो 20 जनवरी 2023 में जो गवर्नमेंट है इमरजेंसी पावर्स के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत सेक्शन 69, ये सब याद आपको नहीं रखनी है, बस एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2021 के थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 के तहत इन्होंने डायरेक्ट की है ट्विटर यूट्यूब को डिजेबल करने के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट्री है इंडिया में नहीं होना चाहिए या फिर इसके रीअपलोड नहीं होना चाहिए। किस रूल के थ्रू इन्होंने गवर्नमेंट ने इसे डायरेक्ट किया है? आईटी रूल 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स रूल नहीं समझना है इसको, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैंने आपको बताया बीबीसी के द्वारा ये बनाई गई है, इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ होने के लिए भी मना कर रखी है और सेंसरशिप भी लगाया गया है यूट्यूब या फिर ट्विटर या फिर किसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और इसके रीअपलोड पे भी बैन कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। इसमें बता रखा है कि राइटर ने कैसे कैसे जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के ऊपर। फरवरी 25 2021 में अमेंडमेंट किया था। आईटी एक्ट 2000 जो था इसका फिर अमेंडमेंट फरवरी 25 2021 में किया गया था। उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी पावर आ जाती है आईटी सेक्टर को रूल करने का। इस तरीके से कैसे कैसे गवर्नमेंट ने अपनी पावर बढ़ा रखी है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की गई है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्पेडोइंग अ सबमरीन र्यूमर। ये क्या होता है? टॉर्पेडो किसको बोलते हैं पहले आप ये जान लो। टॉर्पेडो एक मिसाइल होता है, जैसे ये मिसाइल है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बड़ा सा दिखने को मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नुकीला टाइप का होता है, इसी को बोलते हैं टॉर्पेडो। ये टॉर्पेडो क्या की जा रही है, जो हमारे सबमरीन्स है उसके ऊपर फिट की जा रही है, उसी के ऊपर जो र्यूमर्स बन रहे हैं यानी कि जो मिथ्या बन रही है चीज़ें, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। हमारे नेवी के जो चीफ है आर हरी कुमार जी, उनके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। आपको ये आर्टिकल बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इसके बारे में हम लोग घुस गए हैं 12th मंथ ऑफ द वॉर, यानी कि 12वें महीना अब स्टार्ट हो चुका है इस वॉर का। लास्ट ईयर फरवरी के मंथ में ही स्टार्ट हुआ था। अभी तक क्या क्या चीज़ें हो गई है बस आपको ये जानना है। इस मैप के थ्रू जो इसमें दी गई है इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हुआ क्या, ये पूरा का पूरा एरिया जो भी मैं ये कर रहा हूँ ये पूरा क्या था, यूक्रेन के अंदर में था। और ये जितने भी आप ये वाले एरिया देख रहे हो ना, रेड कलर से, ये जो है ये यूएसए के द्वारा हथिया लिया गया है। सॉरी यूएसए बोल रहा हूँ, रशिया के द्वारा हथिया लिया गया है। और यहाँ जो है ये ग्रीन वाले एरिया आप देख रहे हो, इसको क्या किया है, ये पहले रशिया के अंडर में था लेकिन यूक्रेन ने अब इसे हथियार अपने अंडर में कर लिया, ये एरिया को और ये एरिया को। और यहाँ पे स्पोर्ट वाले एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अभी युद्ध चल रही है। बस यही बातें यहाँ पे की जा रही है। यूक्रेन का सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा ये जपरेजिया पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आगे न्यूक्लियर का कैपिटल कीव है, फिर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। तो ये वॉर जो है अभी भी कंटिन्यू है। बस इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, कैसे किस तरीके से नाटो नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूक्रेन को हेल्प कर रही है, इसके बारे में बातें दी गई है। हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आपको पता होगा आर्किटेक्ट जो है बालाकृष्ण दोषी जी, इनको प्रिट्जकर प्राइज़ भी मिला हुआ है। प्रिट्जकर प्राइज़ जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट करने के बाद। इनकी डेथ हो चुकी है, ये हाँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी को लेके पूरा का पूरा आर्टिकल है, कैसे एक साधारण आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है कि आर्किटेक्ट में अपना एक नाम जमा सकता है। इसकी लाइफ से रिलेटेड बातें यहाँ पर दी गई है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको क्या याद रखना है, बालाकृष्ण दोषी जी ये आर्किटेक्ट थे और इनको प्रिट्जकर प्राइज़ मिला हुआ था। प्रिट्जकर प्राइज़ क्या होता है, आर्किटेक्चर को दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट करने के बाद, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया इजिप्ट के टाइज एलिवेटेड होने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाले हैं, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ये देख सकते हो हमारे जो कि मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है और यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं जो कि मैं मिटा दे रहा हूँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब,
और इनके जो दोनों की मीटिंग्स है ये भी हुए, काफ़ी सारे MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, यानी कि काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट आप बोल सकते हो एक तरीके की साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। काफ़ी रिलेशन हमारा इम्प्रूव होगा इस पर्टिकुलर मीटिंग से, ये बातें इसमें कही जा रही है। सो यही था, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट ये आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या बताइए कि 11 करोड़ हाउसेस में इन्होंने जल जीवन मिशन जो है ये प्रोवाइड, जो टेप वाटर नल का पानी जो है ये प्रोवाइड कर दिया गया है लगभग 11 करोड़ हाउसेस में। इसको लेके ये छोटा सा न्यूज़ है जल जीवन मिशन को लेके। और यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिकल बातें दी हुई है, कितना % ग्रोथ वगैरह हुआ, जिससे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको न्यूजीलैंड के PM जो थे पहले कौन थे, जेकिंडा आर्डन जी, ये रिप्लेस कर दिए गए हैं क्रिस हैपकिंस के द्वारा। यानी कि न्यूजीलैंड के अब PM कौन बने, क्रिस हैपकिंस। न्यूजीलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमारा इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की इधर में यहाँ पे न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगा। 2 आइलैंड्स में है डिवाइड न्यूजीलैंड, एक आइलैंड ऊपर एक आइलैंड नीचे। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, क्रिस हैपकिंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है विमेंस T20 जो लीग होने वाला है ये कंडक्ट कराया जाना है। यानी कि जो आप IPL सुन रहे हो ना, IPL अब होगा वीमेन PL, यानी कि वीमेन प्रीमियर लीग। इसके लिए जो फ्रेंचाइजीज है ये सारे फाइनलाइज हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा इनमें दिया है, अडानी ग्रुप ने दिया है, लगभग 1289 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको रिलायंस ग्रुप जो है ये ऐसी ही चीज़ें दी गई है। आपको बस याद नहीं रखना है, बस विमेंस प्रीमियर लीग होने वाला है इसके बारे में। अभी प्लेयर का जो बिक्री है वो अभी नहीं हुआ, ये फरवरी में होगा। आई थिंक 11 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैच होगा मार्च में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा सूर्य कुमार यादव जी हैं, ये ICC के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। ICC के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, नथिंग एल्स अदर देन दिस, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खत्म हो गई आर्टिकल। सो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।